नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 2 के अंदर सी लैंग्वेज का आज सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड क्लास शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सी की जो बेसिक्स है, सी की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से शुरू हुई और उसकी विशेषताएं क्या है, सी को हम प्रयोग में क्यों लाते हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन हम इसका समझेंगे। आज हम ये भी समझेंगे कि अगर प्रोग्राम बनता है उसका तो उसके क्या मायने होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। ये जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जीवन में चाहे कुछ भी कर लेना, आप चाहे जावा का भी ट्राई कर रहे हो, चाहे आप फोक्स प्रो पढ़ रहे हो, चाहे आप डीबीएमएस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, परंतु जो सी लैंग्वेज है उसका जो प्रयोग अगर आपको पता है, उसकी समझ अगर आपको है, तो आप जीवन में कोई भी कॉन्सेप्ट भूल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सी एक बहुत ही सिंपल और एक अच्छी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, ताकि आप जीवन में आगे कभी भी जाओगे तो कोई भी चीज आपके सामने आएगी तो बहुत आराम से आप समझ सकते हो अगर आपने सी ढंग से पढ़ ली है। तो जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि वो कंप्यूटर साइंस में अपना फ्यूचर रखते हैं और आगे आने वाले टाइम में उनको कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है, तो सी को बहुत ध्यान से पढ़ना आप। तो चलिए शुरू करते हैं अपन कि सी लैंग्वेज क्या होती है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाना है। सन 1960 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सी की जनक मानी जाती है। सी की जनक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो कोड कुछ ऐसा था कि जो सी के अंदर अडॉप्ट किया गया, वहां से कुछ लिया गया और नए तरीके से इसको डेवलप किया। उस वक्त BCPL को बी के नाम से जाना जाता था। उसको हम क्या कहते थे? बी कहते थे। वो बी लैंग्वेज है ये, ठीक है। इसके बाद 1972 के अंदर डेनिस रिची, आपको कई बार पूछा जाएगा कि सी लैंग्वेज के जनक कौन है, तो आपको क्या लिखना है उसके अंदर? डेनिस रिची ने इसमें कुछ परिवर्तित करके, इसमें जो बी लैंग्वेज थी उसके अंदर कुछ परिवर्तन किया और बेल लेबोरेटरी जो है, जो कि अमेरिका के अंदर है, कैलिफोर्निया में, उसके ऊपर उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1972 के अंदर डेनिस रिची ने उसके अंदर बेल लेबोरेटरीज के अंदर इसका प्रयोग शुरू किया। जब भी आपको सी के बारे में कोई पूछे तो ये तीन चीजें जरूर याद रखना। 1972 में डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरीज में शुरू किया और ये कहां से आई थी? BCPL का एक अच्छा रूप है, इसका एक परावर्तित रूप है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें एडवांस कर दी, जिसके बाद हम सी को जो अभी के रूप में है, जो प्योर फॉर्म में है, उसको हम यूज ले पाते हैं। तब इसका नाम सी रखा गया। क्यों रखा गया इसका नाम सी? क्योंकि बी के बाद तो सी ही आता है, इसलिए इसका नाम सी रखा गया। बाद में बेल लेबोरेटरीज ने सी लैंग्वेज में ही यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सर्वर्स के लिए आज भी काम आता है, उसको डेवलप किया था, उसको विकसित किया था। यह था आपका बेसिक जो है हिस्ट्री, छोटी सी, जिसका आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बेल लेबोरेटरीज में 1972 के अंदर डेनिस रिची ने BCPL, जिसको हम बी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसको अच्छे रूप में निकाला, जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं। अब अपन आगे इसकी कुछ टॉपिक्स दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए, उनको पढ़ते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। सी का प्रोग्राम जो होता है वो उसके अंदर एक या एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, परंतु कम से कम एक फंक्शन तो होना जरूरी है। उस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। जब तक आपके प्रोग्राम में अगर मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम कोई काम का नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन भी आपको बताएंगे, किस प्रकार से काम करता है ये भी बताएंगे, आगे कभी हम एग्जाम्पल लेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप थ्योरी लिख रहे हो तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि मेन फंक्शन के बिना सी का प्रोग्राम कुछ भी नहीं है या फिर काम नहीं करेगा। जो सी लैंग्वेज है उसको मिडिल लैंग्वेज की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इसको यहां पर हम मिडिल में रखते हैं
मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्यों रखते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज में? क्योंकि ये जो आसान होती है वो लो लेवल इसकी कार्य क्षमता जो होती है या कार्य कुशलता जो होती है वो लो लेवल जितनी होती है, और ये आसान इतनी है कि ये हाई लेवल जितनी आसान है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके अंदर कुछ इसके भी गुण हैं, कुछ इसके भी गुण हैं, इसलिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के मिडिल में रखते हैं और इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो हाई लेवल की भांति तुलनात्मक रूप से आसान होती है, जैसा कि मैंने बताया, और वही कार्य कुशलता में सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के समकक्ष है। एक चीज और ध्यान रखना कि सोच के देखो कि जब मैं कल आपको एग्जांपल दिया था कि मैं चाइना जाता हूं और मैं किसी चाइनीज व्यक्ति से बात कर रहा हूं, अगर मुझे चाइनीज आती है तो मैं सीधी उससे बात करूंगा, और अगर मैं किसी दूरभाषा के जरिए बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा वो उसको बोलेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, जो हो सकता है मेरे को उसको पैसा देना पड़े उस चीज के लिए कि भैया यार तुम पैसे ले लो और फिर बता देना उसको, तो रिसोर्सेज का यूज ज्यादा हुआ। ये तो क्या हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, कि मेरे को किसी के थ्रू जाके बात करनी पड़ रही है। अगर चाइनीज ही आए तो मैं सीधी उससे बात कर सकता हूं, एक टाइम की कमी होगी, एनर्जी की बचत होगी, और हमारा जो काम है वो फ्री में और इजीली आसान हो पाएगा और सुरक्षित भी रहेगा। ठीक है, ये चीज आप जरूर समझना कि किस प्रकार से डिफरेंस है हाई लेवल और लो लेवल के अंदर। जहां पर लो लेवल जो है वो सिंपल रहती है, परंतु हाई लेवल जो है वो व्यक्ति को समझने के लिए, इंसान को समझने के लिए आसान होती है, परंतु उसका भी कुछ कीमत आपको देनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज है। फ्री फॉर्म लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ है, इसके अंदर कमांड्स को अलग अलग लाइनों में ना लिखकर एक ही लाइन में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं, ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव किसे कहते हैं, जैसे ए ये जो है वो दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। जैसे मैं बात करूं मैन, ये तीनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे छोटे हैं, इसके अंदर एक छोटा है, बाकी है इसके अंदर सारे बड़े हैं। जैसे मैं बात करूं ये भी अलग है, तो इस प्रकार से ये एक केस सेंसिटिव है। इसके अंदर छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी जो है वो अलग अलग चीज मानी जाती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने ए लिख दिया, छोटा लिखा चाहे बड़ा लिखा हो ए माना जाएगा, नहीं, इसके अंदर अलग अलग तरीके से माना जाएगा। ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल कैसे है लैंग्वेज, कि आप जो है आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ विंडोज सिस्टम पर काम किया है। पोर्टेबल लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थात इसमें बने प्रोग्राम को बिना परिवर्तित किए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों पर रन कराया जा सकता है। इसको आप एक से अधिक कंप्यूटरों पर रन करा सकते हो। एक से अधिक कंप्यूटर का यहां ऐसा मतलब है कि आप अगर आप लिनक्स में लेके जाओगे उस प्रोग्राम को, वो वहां पर भी रन कर जाएगा। अगर आप इसको एप्पल के मैकिंटोश में लेके जाओगे तो वो वहां पर भी रन कर जाएगा। अगर आप यूनिक्स में लेके जाओगे वहां पर भी रन कर जाएगा। और अगर आप इसको अपने विंडोज के डिफरेंट वर्जन या फिर डिफरेंट मशीन्स के ऊपर आप काम करोगे तो वो भी काम कर जाएगा। ये था आपका पोर्टेबिलिटी का इश्यू। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने पिछले साल कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो तो उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, विंडोज का एक्सपी या फिर विंडोज का 10, विंडोज 8, ये आपके विंडोज के हो गए। सेकंड हो गया मैकिंटोश, जो एप्पल कंपनी बनाती है कंप्यूटर, उसके अंदर मैकिंटोश होता है, उसके अंदर आपका विंडोज नहीं होता। लिनक्स होता है, लिनक्स को अपन लाइनेक्स भी कहते हैं। लिनक्स जो होता है वो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन होते हैं, जैसे उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया और काली लाइनेक्स हो गया, बहुत सारे हैं। और जो सर्वर्स होते हैं उन पर काम करने के लिए आपका यूनिक्स होता है। और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर भी एक दूसरा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर्स के लिए होता है। आई होप आपको ये सब चीजें पता होगी, पिछले साल आपके सिलेबस में है ये चीजें। अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट ईयर की क्लास अभी भी लग रही है आपके, उनको आप ले सकते हो। सी लैंग्वेज जो है उसके अंदर सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं, सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं जिनकी सहायता से अपन सारे काम करते हैं। सी की कार्य कुशलता इन्हीं
32 कीवर्ड्स के अंदर निहित है। इन्हीं कीवर्ड्स के विभिन्न संयोजनों से ही पूरा प्रोग्राम बनता है। उनका अलग अलग जगह हम उपयोग करके कीवर्ड्स का हम उनका प्रयोग करते हैं। बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शनों के माध्यम से हम किसी भी जटिल समस्या का जो है वो प्रोग्राम बड़ी आसानी से बना देते हैं। इसके अंदर एक क्या बोला हुआ है कि सी के अंदर बना प्रोग्राम अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के तुलना में तेज गति से कार्य करने में सक्षम है। ये इसकी खूबी है, ये इसकी स्पेशलिटी है। उसके बाद क्या है, सी जो है वो एक स्ट्रक्चरल या फिर हम क्यों कहें कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी जो है प्रोग्रामिंग टॉप डाउन प्रणाली होती है। टॉप डाउन प्रणाली क्या होती है, आपके पास समस्या पहले है, समस्या आपके पास पहले है, अब आप इसका क्या करोगे, समाधान। कैसे भाई, समस्या पहले हो कैसे सकती है किसी को जो उसका समाधान आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मुझे एक चीज चाहिए कि 1 + 2 कितना, या फिर एक प्रोग्राम बनाओ जो दो नंबर जो n1 + n2 को जोड़ कर दे। ये अपने पास सिंपल सी चीज है। तो ये हमारे पास क्या हुई, ये एक परेशानी पहले है, समस्या अपने पास है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। फिर अपन कुछ कोड करते हैं और आपके एंड ऑफ द डे जब आप अपने प्रोग्राम को लिखते हो तो उसका आउटपुट आता है 3, या फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, n1 + n2, जो कि इसकी वैल्यू होगी, इसका ये आपको सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। तो क्या हुआ, टॉप टू बॉटम चले हम, टॉप पर समस्या आपकी और नीचे आपका समाधान है। वहीं अगर मैं C++ की बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, बॉटम टू टॉप होती है। आपके पास समाधान पहले होता है, बाद में आपके पास समस्या आती है। कैसे आती है समस्या, क्योंकि उसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट क्लासेस पहले से बनी हुई होती है। आपको क्लासेस में से आपके हिसाब से फंक्शन और ऑब्जेक्ट उठाने होते हैं, तब आप उस चीज का समाधान, उस समस्या का हल निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो समाधान है आपके पास पहले से अवेलेबल होता है, परंतु इसके अंदर ऐसा नहीं होता। आपके पास जैसे ही समस्या आती है आप उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हो अपनी कोडिंग के माध्यम से। अब अपन बात करते हैं कि सी का एक जनरल प्रोग्राम समझते हैं, क्योंकि आप इस चीज को हर बार देखने वाले हो, जो भी इसके अंदर आएगा उनको आप हर बार देखने वाले हो, और वो सब चीजें कैसे काम करती है वो अपन समझ लेते हैं। std.h main ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, जनरल प्रोग्राम है। इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या था, और ये ब्रेसेस क्यों लगाते हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले क्या हुआ है कि ये जो हैशटैग इंक्लूड std.h, ये जो है ये क्या होती है कि हमारे पास सी के अंदर कैसे काम होता है कि एक लाइब्रेरी बनी हुई है, यहां पर बहुत सारे फंक्शन है ना, और उन फंक्शन की अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं हमने। जैसे इसका एक अलग ग्रुप है, इसका एक अलग ग्रुप है, जिसके अंदर ये ग्रुप होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल .h फाइल ये होती है यहां पर। तो अगर मुझे इस ग्रुप के फंक्शन को मेरे प्रोग्राम के अंदर कहीं यूज लेना है तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि इसको इंक्लूड करो, कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको इंक्लूड कर लेना साथ में, ताकि मैं वो वाले जब फंक्शन यूज लूं तो कोई एरर ना आए मेरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर कैसे .h कि इंक्लूड करना है इस फाइल को,
जो कि लाइब्रेरी में कहीं पर पड़ी हुई है। चलिए आपकी किताब क्या बोलती है। ये लाइन हेडर लाइन कहलाती है। इसको आप क्या कहोगे? हेडर लाइन, क्योंकि .h से खत्म होती है। ये हमेशा प्रोग्राम के प्रारंभ में ही लिखी जाती है। इसका आशय यह है कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें stdio.h नामक फाइल, जो कि कंपाइलर के साथ आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, आपकी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है, ठीक है, उसको शामिल कर रहे हो। ऐसे सभी प्रोग्राम जो जिसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं या फिर आउटपुट देना होता है, तो इस लाइन को लिखना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सारे फंक्शन मौजूद होते हैं। ये देखिए यहां पर, जैसे यहां पर printf हो गया, scanf हो गया, ये सारे फंक्शन क्या है कि वो लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है, परंतु इस फाइल में डिफाइंड है, इसलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद आता है मेन। ये क्या है? एक फंक्शन है। जब भी आप फंक्शन की बात करो, तो जैसे मैं एवीजी करके यूं करूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन है। जिसके आगे मैं कोष्टक लगा रहा हूं, तो वो क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो आपका यहां पर क्या है? मेन एक फंक्शन है। क्या कहता है ये फंक्शन? कि सी के प्रोग्राम में एक या एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं, किंतु उसमें से एक फंक्शन का होना जरूरी है, जिसका नाम है मेन फंक्शन। जब इस प्रोग्राम को रन कराया जाता है, तो सबसे पहले जो फंक्शन जो रन होता है वो मेन फंक्शन होता है। सबसे पहले प्रोग्राम में यहां पर आएगा और मेन फंक्शन को रन करेगा। उसके बाद इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन है तो उसको रन करेगा। मेन की अगली लाइन कोष्टक से प्रारंभ होती है। इसका मतलब यहां से ये अपना फंक्शन शुरू हो गया मेन, और ये जहां पर खत्म होती है, इसका मतलब यहां पर मेरा मेन फंक्शन खत्म हो चुका है। इसके बीच में मैं कुछ भी लिख सकता था, दूसरे बहुत सारी चीजें लिख सकता था, वो सारी आपके प्रोग्राम जो होता है उसका पार्ट होता है। ये क्या डिफाइन करता है? आपका यहां से लेकर यहां तक आपका मेन फंक्शन चल रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं printf। printf कमांड के बाद में हमने अलग लिखा हेलो, और हेलो को भी हमने कॉलम के अंदर लिखा। printf क्या होता है? printf एक ऐसा कमांड है जो सी लैंग्वेज के अंदर आपको कोई भी आउटपुट देने के लिए, आप कोई भी आउटपुट देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये printf का यूज लेना पड़ेगा। जब आप printf का यूज लेते हो तो आप किसी भी प्रकार के आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर दर्शा सकते हो। और ये जो printf है वो stdio.h का फाइल है, क्योंकि आपने ये थोड़ी बताया कि printf को कैसे यूज लेना है, कहां पर होना चाहिए। printf जब कोई लिखे तो इसके अंदर प्रिंट होना चाहिए, तो आपने नहीं किया। ये तो पहले से डिफाइंड है कि जब कोई printf लिखे तो आप प्रिंट करवा देना। तो ये कैसे यूज हुआ? क्योंकि आपने stdio.h नाम की फाइल के अंदर यहां पर एक printf लिख रखा था और उसको डिफाइन कर रखा था कि जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई stdio.h को इंक्लूड करे और उस प्रोग्राम के अंदर अगर printf का यूज ले तो समझ लेना कि वो स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवाना चाहता है। अगर मैं किसी नंबर को प्रिंट करवाना चाहूं 10, तो मुझे कोलन की कोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु जब मैं किसी नॉन वेरिएबल चीज को, जो कि वेरिएबल नहीं है, मेरा डिफाइंड नहीं है मेरे सिस्टम के, उसको अगर मेरे को प्रिंट करवाना है तो मुझे कोलन देना ही पड़ेगा। ये था आपका सिंपल एक प्रोग्राम। और एक और चीज ध्यान रखना, जब भी कंप्यूटर के अंदर सी का कोई भी स्टेटमेंट जब खत्म होता है तो आपको ये एक मार्क लगाना पड़ेगा, जिसे हम सेमीकोलन मार्क कहते हैं। जैसे मैं अगर यहां पर एक और लाइन लिखता हूं printf वर्ल्ड, तो अब भी मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मार्क, ये जो सेमीकोलन मार्क है, लगाना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे आपको हमेशा सेमीकोलन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेमीकोलन भूल जाते हैं और फिर उनको लगता है कि उनके प्रोग्राम में एरर आ रही है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखो तो मेक श्योर करो, या अपनी आदत बना लो कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसके अंदर सेमीकोलन आपका जरूर आता हो। ये जो है
वो जो है वो पूरा प्रोग्राम है अपने आप में, ये एक संपूर्ण प्रोग्राम है अपने आप में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन शुरू हुआ है, हमारे कुछ स्टेटमेंट है जिनको रन करना है और मेन स्टेटमेंट खत्म हुआ है। ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। इसको सी के अंदर कंपाइलर की सहायता से, किसकी सहायता से? कंपाइलर की सहायता से। मैंने बोला था ना कल कि असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं, जैसा कि आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर ऐसा सब्जेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको नॉलेज होगा इस चीज का कि कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर की सहायता से इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। चूंकि ये जो एक फाइल होती है वो हम .c नाम से सेव करते हैं, तो टेक्स्ट फाइल होती है, क्योंकि आप इसको पढ़ सकते हो, आप रीड कर सकते हो, अतः जो कंप्यूटर पे सीधा रन नहीं करा सकते। तो इसको हम कंप्यूटर की भाषा के अंदर बदलने के लिए इसे कंपाइल किया जाता है। जब कंपाइल किया जाता है इसके लिए हमें सी का एक कंपाइलर हमें हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्बो सी। टर्बो सी नाम का एक कंपाइलर जो है वो आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होना चाहिए। जब हम उसके अंदर रन कराएंगे तो वो अपना सिस्टम अपने सोर्स कोड को कंपाइल कर पाएगा और बहुत आराम से आपको इसका आउटपुट दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम होता है वो इस भाषा को तो नहीं समझता, हमें एक कंपाइलर की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए। उसके बाद जब भी हम इसको हम कंपाइलर एडिटर को हम एडिटर के अंदर कंपाइल करेंगे टर्बो सी के अंदर, तो उसके स्तर पर अगर कोई हमारे पास एरर आती है, जैसे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो सिंटेक्स एरर दे देगा कि वे आपके इस प्रोग्राम में एरर है, आप चेंज करो उसको। तो आपको फिर उसके ऊपर जाना पड़ेगा, आप देखोगे पूरे प्रोग्राम को कि मैंने कहां गलती की, आप समझोगे उस गलती को, दूर करोगे, फिर आप उसको रन कराओगे। जब आप इसको रन कराओगे तो आपके सामने एक अगली प्रोसेस आएगी, उसे हम क्या कहेंगे? लिंकिंग प्रोसेस। देखो, एक तो ऐसी प्रोसेस है कि कंपाइल की प्रोसेस, जिसके अंदर आपके इस पूरे कोड को वो सर्च करेगा कि भाई इस कोड में कोई गलती तो नहीं है। वो बोलेगा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, हो गया कि भाई कोड में कोई गलती तो नहीं है, कोड में कोई गलती नहीं है। अब क्या है कि studio.h आपने लिखा, आपने printf का प्रयोग किया, तो इसके अंदर साथ लिंकिंग भी करनी पड़ेगी। जब तक आप इसकी लिंकिंग नहीं करोगे तो उसको पता क्या चलेगा कि printf का क्या मतलब हुआ। तो अगले स्टेज पर क्या करेगा? वो इसे लिंकिंग करेगा, वो यहां पर बताएगा कि ये printf का क्या मतलब होता है। अलग अलग टाइप के फंक्शन बहुत सारे होते हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे आगे भी, ग्राफिक्स के होते हैं, मैथमेटिक्स के होते हैं, ये सारे का प्रयोग करेंगे आगे भी हम। तो उसको वो लिंकिंग करेगा और लिंकिंग करने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा जिसका नाम होगा .exe। तो इसके अंदर क्या हुआ? जैसे इस प्रोग्राम का नाम हुआ डेमो.c, .exe। ये जो exe फाइल बनती है, ये एक वो फाइल होती है जिसको आपका सिस्टम समझ पाता है। अब इस पर डबल क्लिक करोगे, ये सॉफ्टवेयर की तरह चल पाएगी। और इसके बीच में डेमो सी से डेमो exe तक पहुंचने के बीच में आपके दो स्टेप होते हैं। पहला होता है कंपाइलिंग, दूसरा होता है आपका लिंकिंग। पहला क्या होता है? कंपाइलिंग, दूसरा होता है लिंकिंग। अपने पास जो है वो बहुत सारे कंपाइलर होते हैं जिनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण है, टर्बो सी, माइक्रोसॉफ्ट सी, क्विक सी, बोरलैंड सी, लेटाइस सी, पावर सी, ऑब्जेक्टिव सी आदि। इनके अंदर जो हमारे जनरली हम जो है यूज लेते हैं उसे हम टर्बो सी कहते हैं और हम टर्बो सी का प्रयोग ही करेंगे। यह था आपका किस प्रकार से प्रोग्राम होता है। कल हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम जो हमारा बन चुका है, अब इसको रन कैसे कराना है। रन मतलब कि इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, आपके पास एनवायरनमेंट कैसा दिखेगा, और हम कुछ दूसरे जो प्रोग्राम्स है उनका एग्जांपल भी लेके देखेंगे। आई होप आपको ये सभी चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ चीजों में प्रॉब्लम लग रही हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम लग रही हो, आपको लग रहा हो कि कंपाइलर क्या होता है, तो आप अपने या तो पिछले साल की किताबों को चेक करो, अदरवाइज जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस लग रही है आप उनके अंदर वापस पढ़ाई कर सकते हैं। एक और काम, अगर आपको लग रहा है कि एक सिर्फ शब्द ही समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको गूगल कर सकते हो, उसका आप उसके अंदर जानकारी ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो आपके लाइफ में चल रही है अभी, जो सी लैंग्वेज और उससे आगे हम, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अपने ध्यान से थोड़ा पढ़ाई करिएगा, बने रहें हमारे साथ। अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।